गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट बेंच तक सुनाई दे रहा है भाई? ठीक है। आज ज्यादा जोर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ज्यादा जोर बोलने के कारण ही उस दिन मेरे को क्लास में ही आभास हो गया था कि मेरा कुछ होने वाला है गले के साथ। तो आज ज्यादा जोर नहीं बोल पाएंगे बट वी कैन डू दी क्लास, क्योंकि आज मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं, मेरे को कोई ज्ञान नहीं देना है। तो आज का क्लास में नया ज्ञान कुछ नहीं है, जो पढ़ा था वही ज्ञान को यूज करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ठीक है बात? ऑनलाइन एक बार बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? मैंने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया आपने? क्या ये एकदम सेम था जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था? एकदम सेम क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में कराया था, शायद मिश्रा वाला या कोई क्वेश्चन किए थे बोनस वाला। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस में चलते हैं। हमने लास्ट क्लास स्टार्ट किया था इनकम इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी शेयर जैसे ये सिक्योरिटी में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये हम लास्ट क्लास सीख रहे थे। इस अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने बात की फॉर्मेट की। मैंने बोला फॉर्मेट विल बी एकदम सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम की जगह वी विल चेंज इट टू डिविडेंड कॉलम। यहां तक बात हुआ। देन हम लोग आए, सबसे पहला काम, जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट को हमेशा रिकॉग्नाइज करोगे कॉस्ट पे। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना विल बी वेरी सिंपल, जैसा हमने AS 13 में बेसिक कॉस्ट कैलकुलेशन करना सीखा था। परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस, कोई स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, कोई खर्चा लगा से फॉर एग्जांपल STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से रिलेटेड, ये सारे खर्चे जो इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए लगे वो सारे खर्चे मैं ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब मैं परचेज करूंगा, जर्नल एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट साइड में टू बैंक बोल के नंबर्स कॉलम में नंबर आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में उसका कॉस्ट आ जाएगा। यहां पर कोई भी चक्कर एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड वगैरह नहीं होगा, जितने दाम में आपने परचेज किया वही आपका कॉस्ट है, क्योंकि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको आज कुछ पता नहीं है। तो यहां पे जो हम लोग फिक्स्ड इनकम में बार बार इंटरेस्ट का काम कर रहे थे वो हम लोगों को करना नहीं है, तो हमारे लिए अकाउंटिंग विल बी सिंपलर, जो हुआ सिर्फ उसको अकाउंट फॉर करना है। इसके बाद मैंने बात करनी शुरू की रेकरिंग इनकम जो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आएगा। मैंने बोला इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 3 टाइप के बेनिफिट्स कंपनी से आपको मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट था डिविडेंड, दूसरा बेनिफिट था बोनस शेयर, तीसरा बेनिफिट था राइट शेयर्स। डिविडेंड में हमने बात की, डिविडेंड जनरली एक इनकम है ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ये हम लोग PL में ट्रांसफर कर देंगे। जर्नल एंट्री करेंगे जब डिविडेंड रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू PL, ये ईयर एंड पे एंट्री करेंगे। जब आप लेजर अकाउंट में एंट्री करोगे तो बाई बैंक लिख के जितना डिविडेंड मिला वो डिविडेंड कॉलम में आ जाएगा। ईयर एंड पे डिविडेंड कॉलम को बैलेंस करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो PL में ट्रांसफर कर देंगे। 2PL करके डिविडेंड का बैलेंस PL में चला जाएगा। जनरल ट्रीटमेंट हमेशा यही होता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम एंड इट शुड बी क्रेडिटेड टू PL। बट एक एक्सेप्शन हमने सीखा था, हमने कहा था अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो, कौन सा डिविडेंड? प्री एक्विजिशन, देन इन दैट केस वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम PL में क्रेडिट नहीं करेंगे, उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब मैंने बोला अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स दैट वर अर्न्ड बिफोर परचेज ऑफ शेयर्स बाय यू। आपने शेयर परचेज किया से फॉर एग्जांपल मई 2025 में, मई 2025 को मैं 25-26 बोल सकता हूं। आपने शेयर्स परचेज किया 25-26 में। कंपनी का जब अगस्त में AGM हुआ, लास्ट ईयर का AGM हुआ, कंपनी ने लास्ट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपको वो डिविडेंड मिला। अब मैंने शेयर्स खरीदा है 2025-26 में, मेरे को डिविडेंड मिल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2024-25। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सिंपल भाषा में समझने के लिए बोला था, शेयर्स खरीदा इस साल, डिविडेंड मिल रहा है लास्ट ईयर का। अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, शेयर्स इस साल खरीदा हुआ है, तो ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड माना जाएगा।
इसको ऐसे नहीं बोलने का सर मेरे शेयर खरीदने से पहले जो मेरे को डिविडेंड मिल गया। शेयर खरीदने से पहले कभी डिविडेंड नहीं मिलता है, शेयर खरीदोगे तभी डिविडेंड मिलेगा। अब ये डिविडेंड किस प्रॉफिट से मिला है वो इसको प्री या पोस्ट बनाएगा। अगर मेरे शेयर खरीदने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड दिया तो पोस्ट एक्विजिशन। मेरे शेयर खरीदने के पहले कंपनी ने प्रॉफिट कमा रखा था और उस प्रॉफिट से मुझे कुछ पेमेंट किया, ये हो गया प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस किया जाएगा, हम लोग उसको पीएल में क्रेडिट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री अगर करना है तो बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो सीधा एक एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैं इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे लिखूंगा, बाई बैंक, और जो अमाउंट है वो मेरे कॉस्ट कॉलम से रिड्यूस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक, कॉस्ट कॉलम में वो अमाउंट आ जाएगा। लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन किया था, याद करना। हमारे पास 20,000 शेयर्स थे, 20,000 शेयर, 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, 5,000 मैंने करेंट ईयर में शेयर खरीदा था। इस 20,000 शेयर के ऊपर मुझे करेंट ईयर में डिविडेंड मिल रहा था। अब सुनना, ये डिविडेंड लास्ट ईयर के प्रॉफिट से था। किससे था? लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो हमने क्या किया, सुन, जो शेयर 15,000 मेरा पुराना खरीदा हुआ था, पहले से खरीद रखा हुआ था, उस पर इस डिविडेंड को हमने पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बोला और पीएल में ट्रांसफर कर दिया। बट जो करेंट ईयर में मैंने 5,000 शेयर खरीदा था और उस पर मेरे को लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड मेरे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड था। 5,000 शेयर इंटू 2 रुपया, 10,000 का प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, जो हमने कॉस्ट कॉलम में लिखा था। क्रेडिट साइड में हमने लिखा था बाई बैंक, 10,000 रुपया कॉस्ट कॉलम में और 30,000 रुपया डिविडेंड कॉलम में। प्री एक्विजिशन कॉस्ट से रिड्यूस हो गया, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इनकम बोल के क्रेडिट हो गया। क्लियर? तो हमें खाली यही आइडेंटिफाई करना है, शेयर्स खरीदा कब और डिविडेंड किस पीरियड का मिला। अगर शेयर इस साल खरीदा, डिविडेंड लास्ट ईयर का मिला तो प्री है, नहीं तो हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, आप उसको पीएल में डाल दीजिएगा। मैंने आपको कल ये भी बोला था कि ये जो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, रियल लाइफ में आप अपने पापा से पूछोगे तो वो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। वो बोलते हैं डिविडेंड हमेशा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, पीएल में ही क्रेडिट होगा, इसका कोई रिडक्शन करने का दरकार नहीं है। तो रियल लाइफ में हो सकता है आपको ये ट्रीटमेंट देखने ही ना मिले कहीं, बट अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखोगे, वो एएस अगर फॉलो करते हैं तो उनको ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नॉर्मल जब आप देखोगे आम जनता में, आपको ये ट्रीटमेंट कभी दिखाई नहीं देगा। इतना बात किए, मैंने बोला याद रखने के लिए हमेशा पहले जनरल वाला ट्रीटमेंट याद करो और उसके बाद एक्सेप्शन को अलग से पढ़ो। फिर हम लोग गए थे बोनस शेयर में। बोनस शेयर क्या होता है? सर कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दिया। मैंने बोला फ्री में क्यों दिया? सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है डिविडेंड देके, वैसे ही बोनस शेयर देकर भी कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। कंपनी अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करता है। क्या करता है? रिजर्व्स को कैपिटलाइज करता है, रिजर्व्स को कन्वर्ट करता है इनटू कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस शेयर जब भी शेयर होल्डर को मिलेगा, सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। बोनस शेयर का एडिशनल कॉस्ट जीरो, कोई अलग से खर्चा नहीं देना पड़ता। तो जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे बोनस, नंबर कॉलम में नंबर्स हम इंक्रीज कर देंगे और कॉस्ट कॉलम में कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ध्यान बस इतना रखना, जब ये बोनस शेयर आगे जाकर सेल करो तो उसका जब कॉस्ट लो ना, तो कॉस्ट को जीरो मत लेना, वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट करना। जीरो लेने से आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉफिट दिखेगा, वो प्रॉफिट बहुत अब्रप्ट या गलत दिखाई देगा, खराब दिखाई देगा। इसके लिए हम लोग हमेशा वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो कॉस्ट असाइन करके हमारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। बोनस आपको एक रेशियो के फॉर्म में दिया जाता है, 1:2, 1:3, 1:4। कल पढ़ना सिखाया था। 1:4 बोनस मतलब होता है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। अगर मेरे पास 4 शेयर्स है, 4, तो मेरे को एक नया शेयर फ्री में कंपनी से मिलेगा। मेरे पास 400 शेयर है तो मेरे को 100 नया शेयर कंपनी से मिलेगा। ये हमने बोनस की बात की थी। बोनस के बाद नेक्स्ट हम गए थे राइट शेयर्स में। राइट शेयर्स क्या होता है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स खरीदने का ऑफर देता है जब भी कंपनी कोई फर्दर इश्यू लेकर आता है। जब भी कोई कंपनी फर्दर इश्यू लेकर आएगा, उसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देना होगा कि तुम खरीदना चाहो तो खरीद लो, और क्योंकि तुम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम तुमको कंसेशनल प्राइस पे शेयर इश्यू करने के लिए तैयार है। ये जो कंपनी कंसेशनल प्राइस पर हमको शेयर खरीदने का मौका देती है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफर या राइट इशू।
जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट ऑफर मिलता है उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो ये शेयर्स परचेस कर ले या वो ये रेनाउंस कर दे राइट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, पूरा भी पार्टली भी। अगर मान ले मेरे पास टोटल, याद करना लास्ट क्वेश्चन में 24,000 मेरे पास शेयर्स था, 1/6 राइट था, तो 4,000 राइट का इंटाइटलमेंट था। मैं चाहूं तो 4,000 खरीद लूं, मैं चाहूं तो 4,000 पूरा रिनाउंस कर दूं, मैं चाहूं तो कुछ खरीद लूं और कुछ रिनाउंस कर दूं, मेरे हाथ में है। हमारे क्वेश्चन में याद करना, आधा हमने सब्सक्राइब किया था 2,000 शेयर और आधा हमने रिनाउंस कर दिया था 2,000 शेयर। अगर आपने शेयर सब्सक्राइब किया तो ये एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो जर्नल एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैंक लिख के जितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा और जितना कंपनी को पेमेंट किया वो आपका कॉस्ट कॉलम में आ जाएगा। राइट शेयर्स वगैरह पे ब्रोकरेज नहीं लगता है क्योंकि ये आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हो, आप ब्रोकर के थ्रू नहीं खरीद रहे हो। ये आपका प्राइमरी मार्केट में हो रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट में नहीं हो रहा है, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ये सीधा कंपनी से आपको अलॉट हो रहा है, तो इस पर कोई ब्रोकरेज वगैरह जनरली नहीं लगता है। आप रिनाउंस अगर करते हो तो सामने वाला पार्टी जो है ना वो आपको रिनाउंसमेंट के लिए पैसे देता है, कंसीडरेशन देता है। ये जो रिनाउंसमेंट का कंसीडरेशन आपको मिलता है ये आपके लिए एक इनकम है। क्या है? इनकम। आप जर्नल एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड, रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल। डन है बात। ये रिनाउंसमेंट का ट्रीटमेंट ना हम लोग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि अकाउंट में हम लोग कोई रिनाउंसमेंट कॉलम नहीं बनाते हैं। ये हम लोग नोट में ही दिखाएंगे, इतना रिनाउंसमेंट मनी रिसीव हुआ जो हम अपने पीएल में क्रेडिट करेंगे एज एन इनकम। इतना हम लोग बात किए थे और इस पर हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था जो लास्ट में जाते जाते हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। एक चीज मैंने बोली थी, अगर आपको याद हो तो, अगर कभी भी करंट ईयर में बोनस या राइट शेयर इश्यू हो रहा है, बोनस या राइट शेयर इश्यू हो रहा है, बोनस या राइट शेयर आर नया शेयर्स इश्यूड। कौन सा? बोनस राइट आर न्यू शेयर्स इश्यूड। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। और करंट ईयर में ही मान लो कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहा है, बोनस और राइट पे आप लास्ट ईयर का डिविडेंड अलाउ मत करना क्योंकि वो शेयर्स उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो शेयर्स तो नए इश्यू हुए हैं। तो डिविडेंड अगर लास्ट ईयर का दिया जा रहा है तो बोनस और राइट शेयर्स पर हम लोग पुराना साल का डिविडेंड नहीं देंगे। हाँ, अगर करंट ईयर का डिविडेंड है या आगे जाकर डिविडेंड मिलेगा तो बोनस और राइट शेयर्स पर भी मिलेगा। बट जो पुराना डिविडेंड लास्ट ईयर का डिविडेंड है, जनरली पहले ही कंपनी बोल देती है कि these shares will not be entitled to any dividend of the last year। अगर बोल दे तो बहुत बढ़िया, हम लोग उससे समझ लेंगे। नहीं बोले और अगर करंट ईयर में बोनस और राइट शेयर इश्यू हुआ और डिविडेंड लास्ट ईयर का मिल रहा है तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के नए शेयर्स पर नहीं मिलेगा, बोनस और राइट शेयर्स पर नहीं मिलेगा। ये हमने एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में बात की थी। वैसे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दीज शेयर्स, तो हमको कंफ्यूजन नहीं हुआ कि ये बोनस और राइट पे नहीं देना है, मेरे को सिर्फ 20,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? 6 बात। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना सारे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए आज हम पहले रिवाइज करवा दिया सो दैट क्वेश्चन करते समय कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ ना, एक बार होमवर्क पढ़ लेते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था इन दी बुक्स ऑफ टी शेखरन, जो शेयर्स को करंट इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करता है एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करता है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग जानते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो उसका ईयर एंड पे वैल्यू होगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। क्वेश्चन कुछ चला के तेरे को बोल दिया, नहीं भी बोलता तो हम यही करते। On 1/4/21, T. Shekharan purchased 5,000 equity share of 100 each in V Limited at 120 each from a broker who charged 2% का brokerage. He incurred 50 पैसा per rupee 100 at cost as cost of share transfer stamp. 50 पैसा per rupee 100 को कल सिखाया था, 0.5% बोल सकते हो। तो सुनना, टोटल खर्चा कितना लग गया? 2% का ब्रोकरेज, 0.5% का स्टैंप ड्यूटी, तो टोटल 2.5% कर सकते हैं अपने। सबसे पहले तुम लोग इसका कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा। सुन, कॉस्ट ऐसे निकाला होगा, 120 रुपीस का परचेज प्राइस और उस 120 के ऊपर 2.5% का खर्चा, कितना रुपया? 3 रुपया। टोटल कॉस्ट 123 इंटू 5,000, 123 इंटू 5,000 देखो कितना, 6,15,000 आ रहा है क्या? 6,15,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिखा होगा टू बैंक, 5,000 शेयर, 6,15,000 कॉस्ट। आगे चलूं, फिर उसके बाद बोला 31 जनवरी 2022 को बोनस डिक्लेयर हुआ 1 फॉर एवरी 2, 1:2, 1:2 मतलब 1 फॉर एवरी 2। मेरे पास 5,000 शेयर्स है,
अगर 1:2 बोनस है तो मेरे को कितना बोनस मिलेगा? 2500 शेयर का बोनस मिलेगा, तो मेरा बोनस इंटाइटलमेंट हो जाएगा 2500 शेयर। बोनस क्या करेंगे? डेबिट साइड में बोनस लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में बोनस दिखाएंगे 2500 और उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0। तो सुनना, मैं बोल रहा हूं, पहले 6,15,000 कॉस्ट था 5,000 शेयर का, अब बोनस मिलने के बाद वही 6,15,000 कॉस्ट हो जाएगा 7,500 शेयर्स का। तो अगर मेरे को कोई पर शेयर कॉस्ट निकालने बोलेगा, कहां चला गया? 6,15,000 डिवाइडेड बाई 7,500, 82 रुपीज मेरा पर शेयर का एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। 82 रुपीज पर शेयर का एवरेज कॉस्ट। बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस, शेयर्स वेर कोटेड एट 175 and 90 per share respectively. T. Shekharan sold bonus share to a broker who charged 2% brokerage. जो बोनस शेयर मेरे को मिला था वो हमने बेच दिया, तो 2,500 शेयर बेचा। सुनना, कितने में बेचा ये बताया नहीं। आप बताओ क्या प्राइस चल रहा था आफ्टर बोनस? 90। तो कुछ बोला नहीं, तो हम 90 पर ही बेच देंगे। तो सुन, मेरा नेट सेलिंग प्राइस होगा, नेट सेलिंग प्राइस 2,500 इंटू 90 माइनस 2% ब्रोकरेज, 90 माइनस 2% का ब्रोकरेज इंटू 2,500, 2,20,500। मेरा कॉस्ट होगा 2,500 इंटू 82, 2,500 इंटू 82, 2,05,000। तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,500। ये आपने वर्किंग नोट किया होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आया होगा 15,500। सुन, तुम कैसे लिखा होगा? बाई बैंक, नंबर्स कॉलम में 2,500, टोटल सेलिंग प्राइस तुमने लिखा होगा 2,20,500। क्योंकि प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आएगा 2PL 15,500 कॉस्ट कॉलम में। तो 2,20,500 सेलिंग प्राइस हो गया और 15,500 मेरा प्रॉफिट होगा जो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। अब ईयर एंड पे मेरे को वैल्यूएशन करना है। ईयर एंड पे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स होगा 5,000, हाँ या ना? कॉस्ट 82 करके है, मार्केट प्राइस 90 चल रहा है, विच एवर इज लोअर 82। तो मैं वैल्यू करूंगा 5,000 इंटू 82, 4,10,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। 5,000 इंटू 82, 4,10,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो आपने लिखा होगा बाई बैलेंस CD 5,000 शेयर, 4,10,000 क्लोजिंग, आपका काम खत्म। क्वेश्चन में डिविडेंड कुछ था नहीं, तो अलग से पीएल में कुछ नहीं जाएगा, हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। तो देखना, डेबिट साइड में 2 एंट्री आया होगा, परचेज और पीएल। क्रेडिट साइड में 2 एंट्री आया होगा, सेल और क्लोजिंग बैलेंस। इतना सही लेजर था? क्लियर है? मैंने सारी वर्किंग करके दे दी, आपका इसमें काम हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चंस में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड निखिल। दिव्यम, आप जर्नल एंट्री सोचो, जब भी हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस को तो दिखाना पड़ेगा। देख सुन, इधर सब लोग देखो, बच्चे का एक बहुत जेन्युइन डाउट है, मैं अनजेन्युइन नहीं बोलूंगा, जेन्युइन डाउट है। फाउंडेशन में भी समझाता था, वापस इंटर में एक बार समझा रहा हूं, सो दैट ये डाउट तुमको ना हो। बच्चा बोल रहा है सर, ये जो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। मैं बोला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, वैल्यू बोलेगा कोई 2,20,500 था, टू इन्वेस्टमेंट ये कॉस्ट पे आएगा 2,05,000, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पीएल 15,500। अब बच्चा क्लास 12 के बाद सीधा आया है सीए इंटर में। सर आपको कैसे पता वो फाउंडेशन नहीं किया? क्लास किया भी होगा तो पढ़ा नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत बेस बनाती है, ये बेस किसी के पास नहीं होता मतलब वो फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा नहीं है। सुनना क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है सर आप इसका लेजर पोस्टिंग ऐसे करो, बैंक अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल 2,05,000। ये लेजर पोस्टिंग सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। नॉर्मल रूल तो ऐसा ही होता है ना, डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखना और क्रेडिट वाला लिख दो टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। और बोल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप लिखो, बोलो क्या लिखने बोल रहा है? बाई बैंक, कितना रुपया? 2,05,000।
और पीएल में लिख देना बाई बैंक 15,500, पीएल में बाई बैंक 15,500। ये ऐसे बोल रहा है करने के लिए। वो ऐसा क्यों बोल रहा है पता है? उसको जैसा जर्नल दिख रहा है वो जर्नल से लेजर सोच रहा है, और लेजर में उसको ऐसा ही दिख रहा है कि ऐसा ही डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। बट इस प्रेजेंटेशन में एक प्रॉब्लम है। जब आप लिखते हो ना बैंक में 2PL, कोई आदमी देखेगा बैंक में 2PL तो वो तुमसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, भाई ये प्रॉफिट क्या चीज का है ये तो बता। प्रॉफिट क्या चीज का है? तुम्हारे पास पैसा, बैंक मतलब हमारे पास पैसा आया है, बैंक को डेबिट करना मतलब पैसा रिसीव हुआ है। अब आपको डेबिट में क्या लिखना चाहिए? पैसा कहां से रिसीव हुआ है, क्या चीज का रिसीव हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? पैसा क्या चीज का रिसीव हुआ है? सर इन्वेस्टमेंट बेच के रिसीव हुआ है। तो ये लिखने से अच्छा अगर मैं सीधा ये लिखूं, टू इन्वेस्टमेंट 2,20,500, क्या आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है? ये 2,20,500 कहां से आया है? इन्वेस्टमेंट बेच के आया है। और यहां पे मैं इसकी डबल एंट्री करूं 2,20,500। अब यहां 2,20,500 लिखने से प्रॉब्लम क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बनाया है कॉस्ट पे, और ये मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा तो मेरे को प्रॉफिट एडजस्ट करना होगा, नहीं तो मेरा इन्वेस्टमेंट मैच नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट लिखते हैं 15,500। और ये प्रॉफिट जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखोगे ना, कोई भी आदमी जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा, ओके इन्वेस्टमेंट बेचा है, उससे हमने प्रॉफिट कमाया है। सेम अकाउंटिंग हम लोग करते थे फिक्स्ड एसेट का। अगर फिक्स्ड एसेट भी बेचते थे ना तो बैंक अकाउंट में बैंक टू फिक्स्ड एसेट पूरा लिख देते थे एक बार में। फिक्स्ड एसेट में बाई बैंक, और जो प्रॉफिट होता था वो लिखते थे 2PL, ताकि मैं बता सकूं ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। तो कभी भी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, हम ये वाली लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे जो बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसे करो। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे पता नहीं चल रहा एक्चुअल में हुआ क्या है। बैंक में सीधा ये बताओ इन्वेस्टमेंट बेच के 2,20,500 आया, सही तो यही है। इन्वेस्टमेंट बेचा 2,20,500 है, बैंक में सीधा वही बताओ। और जो प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करो, क्योंकि वो क्या चीज का प्रॉफिट लॉस है? इन्वेस्टमेंट सेल का। तो वो किस अकाउंट में दिखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। सर लॉस वाले में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? देखो लॉस वाले को, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बच्चा बोलता है यहां तो कोई इश्यू ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट में बाई बैंक बाई पीएल। समझ रहे हैं क्या क्या हम लोग से गलती हो रहा है? हम लोग वो जर्नल देख के हम लोग लेजर पोस्टिंग सोच रहे हैं, कहां डेबिट कहां क्रेडिट करना है। वैसे करने से आप कभी भी स्टेक होल्डर को सही चीज समझा नहीं पाओगे। तो प्रॉफिट और लॉस वहां दिखना चाहिए जिससे रिलेटेड वो है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के सेल से रिलेटेड है तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखना चाहिए, वो बैंक अकाउंट में दिखना नहीं चाहिए। ये सेम चीज फाउंडेशन लेवल पे फिक्स्ड एसेट का जब हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे थे तुम्हारे दिमाग में आई थी, तो मैंने तुमको बोला था कि ऐसे करना बेटर रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हम लोग हमेशा ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है? डन। यहां पे भी किसी किसी के दिमाग में होगा, बस बोला नहीं जाता है। बोलेंगे तो सर क्या सोचेंगे? सच सच बताओ, किसके किसके दिमाग में था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बैंक वाला भी तो कर सकते हैं? तो बोलेगा नहीं साला फटता है। चलो कोई बात नहीं, बट यस यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए फाउंडेशन सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे को ऐसा लगता है इंटर नया स्टोरी, फाउंडेशन अलग स्टोरी। ऐसा है नहीं, एवरी स्टोरी इज लिंक्ड। जिसका इंटर अच्छा नहीं होगा ना, टेक माई वर्ड्स टुडे, फाइनल लेवल पे तुमको बहुत भुगतना होगा जब तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे। क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको इंटर लेवल पे पढ़ाऊंगा वही सारा सेम टू सेम आपको फाइनल लेवल पे इंड एस बोल के पढ़ना है। जब बेस क्लियर नहीं होगा, तुम फाइनल लेवल पे जाके 2 दिन भी नहीं टिक पाओगे, तुम हार मान जाओगे कि मेरे से एफआर तो नहीं होगा। तो हमेशा हर जो लेवल है ना उसकी अपनी इज्जत होती है। तुम दो या नहीं दो वो बात अलग है, क्योंकि तुम्हारा भी तो ऐसा ही है, लोग दे नहीं रहा है, इज्जत है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। सर मेरा भी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। सर हम लोग फाउंडेशन में जो वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट किए थे वो भी आता है क्या इंटर में? नहीं निखिल, वही वैल्यू ऑफ राइट एक्चुअली द कंसीडरेशन है जो आप रिनाउंसमेंट मनी लेते हो सामने वाले से। जो आप रिनाउंसमेंट मनी रिसीव करते हो वही वो कंसीडरेशन है, और उसका कैलकुलेशन फाउंडेशन लेवल पे वैल्यू ऑफ राइट करके आपने सीखा था। मैं AS20 में सिखाऊंगा वापस। डन है। चल अब आ जा क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेरे को क्या मांगा है, पहले लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर मिसेज जयश्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। जयश्री का इन्वेस्टमेंट अकाउंट मुझे बना के देना है, ठीक है? अब पढ़ता हूं। ऑन 1 अप्रैल 21
Jayashree has 5,000 equity share of Rama Limited, a listed company. Face value 10 रुपया. Jayashree has का मतलब ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये नया शेयर नहीं खरीदा, उसके पास पड़ा हुआ था. Mrs. Jayashree has purchased the above share at 15 per share and paid a brokerage of 2% and stamp duty of 1%. बदमाश बच्चा है. क्वेश्चन में डायरेक्टली बता सकता था इसका ओपनिंग बुक वैल्यू क्या है, वो नहीं बता के तुमको बताया कितना दाम पे खरीदे थे और क्या ब्रोकरेज वगैरह लगा था. क्या तुम ओपनिंग बैलेंस मेरे लिए निकाल पाओगे, कॉस्ट निकाल पाओगे? 15 प्लस 3%, 15.45, 15.45 इंटू 5,000, 77250 आया क्या? आप टोटल निकालो 15 इंटू 5,000 और उसमें 3% खर्चा ऐड कर दो तो यही आएगा 77250. क्वेश्चन डायरेक्टली भी बोल सकता था, जानबूझ के बताया नहीं, वो बोला आप खुद कैलकुलेट करो किस वैल्यू पे दिखाना है. ऑन 15th May, Jayashree purchased another 5,000 shares of Rama Limited at 18, including brokerage and stamp duty. What is including? इसमें सब इंक्लूडेड है, तो हमको वापस से उसके बारे में सोचने का दरकार. सुनना, 5,000 शेयर नया खरीदा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेंगे. ऑन 26th August, Rama Limited issued one bonus equity share for one equity share held by the shareholder. 1 for 1, मैं लिखूं 1:1. बता मेरे पास कितना शेयर था? 10,000. तो मेरे को कितना बोनस शेयर मिला होगा? 10,000 बोनस शेयर मिला होगा. ऑन 23rd October, Rama Limited announced a right issue which entitles holder to subscribe one equity share for two equity shares held at ₹20 per share. 1 for 2, यानी मैं बोलूं 1:2. बता अच्छे से, मेरे पास 10,000 शेयर था, बोनस मिला 10, टोटल कितना हो गया? 20. अब मेरे को 1:2 मिल रहा है राइट, तो मेरा राइट इंटाइटलमेंट कितना? 10,000 शेयर. 20,000 मेरे पास था, 1:2 मतलब 10,000 शेयर का मेरे को राइट इंटाइटलमेंट मिला. Shareholder can exercise their right in full or part. Mrs. Jayashree sold 1/4 of the entitlement. अच्छे से बता कितना? 10,000 में 1/4 सेल कर दिया, 2,500 सेल कर दिया टू माइक फॉर कंसिडरेशन ऑफ 10 पर शेयर एंड सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 1st November. और बैलेंस सब्सक्राइब कर लिया. बोल कितना सब्सक्राइब कर लिया? 7,500. ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, आप हर बच्चे को ये कैलकुलेशन क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ करना चाहिए. कोई इतना बड़ा मैथ्स नहीं है, 1/4 1/2 हम लोग कैलकुलेटर के बिना निकाल नहीं सकते. 10 था, 10 बोनस मिला, कितना हो गया? 20,000. 20,000 में 1:2 राइट मेरे को मिला, तो 10,000 शेयर का राइट मिला. अब इसमें से 1/4 मैंने बेच दिया, तो 2,500 बेच दिया और बैलेंस खरीद लिया, 7,500 खरीद लिया. ये हम लोगों को इतना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे हम लोग फटाफट कर सके. आगे, जयश्री ने 10,000 शेयर्स बेच दिया एट 25 पर शेयर ऑन 1st November. इसके बाद 10,000 शेयर हमने बेच दिया. अगर 10,000 शेयर बेच दिया तो उसका कॉस्ट वगैरह हम निकाल लेंगे. द शेयर ऑफ Rama Limited वेर कोटेड एट 11 पर शेयर ऑन 31st March 22. ये ईयर एंड का प्राइस क्यों दिया हुआ है? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. देख, क्वेश्चन ये तो नहीं बताया करेंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म, बट देखो हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब हम लोगों को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का इच्छा, इसीलिए वो मार्केट प्राइस दे दिया कि आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर करके वैल्यू कर सको. मैं बोलूं ये क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन 11 जैसा है. राइट बोनस, खाली एक एलिमेंट हटा दिया डिविडेंड वाला, तो क्वेश्चन उससे इजी हो गया. 11 वाज अ बेटर क्वेश्चन देन 12 बिकॉज उसमें डिविडेंड का एलिमेंट भी था. ठीक, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है रे, मई 2022 के टर्म में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. आइए हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएं. आंसर टू क्वेश्चन 12, पेज नंबर 6 in the books of Mrs. Jayashree. Investment in equity shares of Rama Limited. फॉर्मेट में मैंने तुमको बोला था सिर्फ टी वाला लाइन टानना, सारा लाइन मत टानना. डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, अमाउंट. डिविडेंड वाला बनाओगे क्या? मारो इग्नोर उसको.
डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, अमाउंट। सर एग्जाम में अगर नई कॉलम बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। जिस चीज का इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसका कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। आपका हो जाए तो बोलना, मैं लिखना शुरू करूंगा। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। ए लास्ट दो बेंच, लास्ट बेंच, दोनों दोस्त है। एक आ गया, एक जन आ गया। दोस्त दोस्त क्लास में साथ मत बैठा करो, नहीं तो वही जोड़ी रह जाए। फर्स्ट क्लास है तो बैठ मत, घर जा, हम सच बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर खत्म होने के बाद आना, सच बोल रहा है। कोई फालतू वेस्ट है, घर जाके इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट क्लास कर ले। मैं सच, गुस्सा नहीं हो रहा, सच बोल रहा हूँ। अरे सच में चला जा, जा, कोई फायदा नहीं है बैठ के। बस आ जाना नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में आएगा, ठीक है? जाओ। और दोनों अलग अलग बैठेगा रे, नहीं तो पूरा यही जोड़ी जिंदगी भर रह जाएगा, कोई दूसरा जोड़ी मिलेगा नहीं। जाओ। हाँ हाँ जा सकते हैं। फर्स्ट क्लास जिनका है वो फर्स्ट क्लास ना बैठे, चले जाए वो। आप इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्लास से शुरू करें। इस वीक में इन्वेस्टमेंट सारा सल्टाने का कोशिश करो। दोनों तीनों मस्तान को अलग अलग बैठाना होगा। जाओ देख लिए। चलिए, 1 अप्रैल को क्या लिखूं मैं? टू बैलेंस बीडी। कितना शेयर्स था हमारे पास? 5000। आप लोगों ने ना इसका बुक वैल्यू कैलकुलेट किया था, 77250। मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5000 इंटू क्या प्राइस था रे? 15 प्लस 3%, 15.45 बोल सकता हूं। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद मैंने परचेज किया 15 मई को टू बैंक, 5000 शेयर्स, 18 रुपया ऑल, तो 90,000 हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। इसके बाद मेरे को बोनस मिला 26 अगस्त को, तो मैं बोनस लिख रहा हूं। 1:1 बोनस था रे, तो 10,000 शेयर पे अगर 1:1 बोनस है तो बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 10,000। कॉस्ट कॉलम में देख मैंने 0 लिख दिया, आप डैश भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद मेरे को राइट इंटाइटलमेंट मिला, मैं इसकी वर्किंग बनाऊंगा। वर्किंग नोट 1, राइट शेयर्स। बताइए मेरी राइट इंटाइटलमेंट। मेरे पास राइट से पहले कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स, और राइट मिला 1 फॉर एवरी 2, तो 10,000 शेयर का राइट है। अब इसमें राइट्स रिनाउंस्ड, कितना मैंने राइट्स ट्रांसफर कर दिया टू माइक? 10,000 का 1/4, 2500 शेयर्स एट द रेट कितना रुपया? 10 रुपया पर शेयर, एट द रेट ₹10 पर शेयर। सो रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड, बोलो रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड कितना? 25,000। इसका ट्रीटमेंट बताओ। दिस इज एन इनकम and shall be credited to PL. This is an income and shall be credited to PL. विजय आप देखो वर्किंग, आपको बात समझ में आ जाएगी।
अब बता राइट शेयर सब्सक्राइब्ड, कितना मैंने शेयर सब्सक्राइब किया, रिमेनिंग 10,000 में 2,500 हटा दिया तो 7,500, कितने रुपए मेरे, आपको प्राइस बताया था 20 रुपीज पर शेयर, 150। ये राइट शेयर्स परचेज किया, बोलो कैसे दिखाऊं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखूं, डेट भी बताया है 1 नवंबर 1/11/21, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500 shares, 1,50,000 is the cost. किसी को डाउट? जो हमने शेयर्स खरीद लिया वो मेरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और जो रिनाउंस कर दिया उस पर रिनाउंसमेंट बनी मेरा इनकम। डन है बात? आगे चलूं। इसके बाद बता क्या हुआ, हमने शेयर्स बेचा 1 नवंबर को, 1 नवंबर बाई बैंक 10,000 शेयर्स बेचा, कितने में बेचा रे, 25, तो मैं बोलूं 2,50,000 इज माई सेलिंग प्राइस। कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है, नहीं है तो मैंने इग्नोर कर दिया, बोलता तो मैं माइनस कर देता ब्रोकरेज, अगर 2% 1% ब्रोकरेज होता तो। अब मेरे को सेल करते टाइम बोलो क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट और लॉस, वर्किंग नोट 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट सेलिंग प्राइस 2,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स। कौन सा मेथड यूज करोगे, वेटेड एवरेज। पहले वाले का कॉस्ट 77,250, दूसरे वाले का कॉस्ट 90,000, तीसरे वाले का 0, चौथे वाले का 150, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स बताओ, 27,500 शेयर्स into 10,000 shares, into 10,000 shares, मेरा पर शेयर कॉस्ट आ रहा है 11.5364, आ रहा है क्या आपका, टोटल कॉस्ट आ रहा है 1,15,364, नहीं आ रहा है तो बोलिए प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट आ रहा है सर, बड़ा सारा प्रॉफिट आ रहा है 1,34,636। हर क्वेश्चन में सेम काम करते करते आपको ये चीजें अपने आप लर्न होना शुरू हो जाएंगी। चल बता, प्रॉफिट आया है तो कहां लिखूं, डेबिट साइड में लिखूं 2PL 1,34,636, 1,34,636 काम कंप्लीट। अब क्लोजिंग बैलेंस लिख लो आप ये, फिर क्लोजिंग बैलेंस। चल बता 31 मार्च बाई बैलेंस CD, पहले नंबर्स कॉलम बैलेंस करेंगे। मेरे पास टोटल शेयर्स था 27,500, उसमें 10,000 शेयर मैंने बेच दिया तो बचा 17,500। क्या हमने इसका कॉस्ट निकाल रखा है, पर शेयर कॉस्ट अभी निकाला था 11.5364। क्या इसका मार्केट वैल्यू आपको अलग से दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 11 रुपया, 11 रुपीज दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, तो अच्छे से बताना। कॉस्ट 11.53, मार्केट वैल्यू 11, तो मैं किस पर वैल्यू करूं, 11 पर वैल्यू करूं तो मैं वर्किंग नोट 3 लिखूंगा,
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड। एक ही बात है, एक ही बात। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट ईयर एंड, अज्यूमिंग द इन्वेस्टमेंट्स टू बी, बोलिए क्या अज्यूम करूं? करेंट इन्वेस्टमेंट, तभी वो काम आएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। द इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट आप पर यूनिट लिखना चाहो पर यूनिट लिख दो, आप टोटल लिखना चाहो टोटल लिख दो। हमारा पर यूनिट निकाला हुआ है 11.5364, फेयर मार्केट वैल्यू 11, सो इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट ₹11, दोनों में लोअर। इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट ₹11, दोनों का लोअर। और जो भी डिफरेंस बचेगा वो कहां जाएगा? पीएल में। तो अब अच्छे से क्लोजिंग बैलेंस जहां दिखाया था वहां पे 11 रुपए के हिसाब से वैल्यू निकाल के लिखो। जो तुमने क्लोजिंग बैलेंस दिखाया था वहां पे 11 के हिसाब से बैलेंस निकाल के लिखो। 17,500 इंटू 11, 192,500, तो मैं यहां लिखूंगा 192,500, 17,500 इंटू 11। और अब जो डिफरेंस बचेगा इस लेजर अकाउंट में वो डिफरेंस मैं पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। 31 मार्च बाई पीएल, बैलेंसिंग फिगर। जो भी डिफरेंस बचेगा इस लेजर अकाउंट में वो एक्चुअली वही 0.5364 होगा। टोटल आ रहा है 451,886 माइनस 250 माइनस 192,500, 9386। ये लॉस है बिकॉज मेरे को इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन करना पड़ा। जो 11.53 पर खरीदा हुआ था उसको 11 पर दिखाना पड़ा, तो जो मैंने राइट डाउन किया उसका ये लॉस है। इसको अगर रिकंसाइल करना है तो देख मैं कुछ बोल रहा हूं, 17,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.5364। 0.5364 क्या है? ये वैल्यू कम किया मैंने, 11.53 से 11 पर लेके आया तो 0.53 वैल्यू गिराया, ये वो लॉस होगा। कैलकुलेट करो, देखो यही आएगा 9387। 1 रुपया ऊपर नीचे चलेगा, वो पॉइंट का प्रॉब्लम है। 17,500 इंटू 0.5364, ये मेरा लॉस है जो मेरे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी पड़ी। लॉस का एंट्री सिखाया था, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बाई पीएल आ गया 9386। एक बार चेक कर लो आप, इस क्वेश्चन में ये नया किया हमने। किसी बच्चे को कोई डाउट? मान ले फेयर मार्केट वैल्यू 12 होता, 12, तो उसी पर वैल्यू करते 11.5364, उसी पर वैल्यू करते तो कोई लॉस वगैरह अलग से नहीं आता, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालते, मेरा वो बैलेंस हो जाता। ठीक है बात? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लेजर में कैसे दिखाएंगे ये बात समझ में आया सबको? पीएल जो लॉस है वो बाई पीएल बोल के आ जाएगा। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 अच्छा क्वेश्चन है ये। लिख सकते हो हर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है। On 1st January 19, Singh had 20,000 equity shares in X Limited. Singh had opening balance, face value ₹10, book value ₹16। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बुक वैल्यू। हम लोग अपने बुक्स में उस वैल्यू पे लिखेंगे। On 1st June 19, Singh purchased 5,000 more equity share in the company at a premium of 4 per share.
प्रीमियम 4 मतलब 10 रुपए के ऊपर 4 रुपया प्रीमियम, यानी 14 रुपीज पे हमने खरीदा. ऑन 30th June, directors of X Limited announced a bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for 5 shares held, and these were received on 2nd August. 1 for every 5. सुनना, मेरे पास 25,000 शेयर्स है. 25 समझ में आ रहा है? 20 + 5, 25 पे 1/5, 5,000 शेयर बोनस आएगा. ओके, 5,000 शेयर्स बोनस. The terms of the right issue were: right shares were to be issued to existing shareholders on 10th August. Right issue would entitle the holder to subscribe to additional equity share in the company at rate of 1 share for every 3 held. 1 for every 3 held. सुनना, राइट से पहले मेरे पास कितना शेयर्स है? 30,000. 20 + 5 25 तो था, 5 बोनस आया, 30,000. 30,000 पे 1:3, 10,000 का मेरा इंटाइटलमेंट है, ये मैं खरीद सकता हूं. At the rate of 15 per share, the whole sum being payable by 30 September. 30 सितंबर तक पैसा चुकाना पड़ेगा. As the existing shareholder were entitled to transfer the right to outsider. ठीक है. Singh exercised his option under the issue for 50% of the entitlement. 10,000 में 50%, 5,000 में खरीदूंगा. And balance right were sold to Anant for a consideration of 1.5 per share. और 5,000 शायद मैंने रिनाउंस कर दिया. तो 10,000 मेरी इंटाइटलमेंट थी, 50% 5,000 खरीदा, 5,000 मैंने रिनाउंस कर दिया. डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19. ध्यान से यहां पर एक्चुअली कंपनी का सोचो तो अभी ऐसे चल रहा है दिसंबर 19, मतलब ये जो हमारा बुक्स है, ये बुक्स है 31 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19. कंपनी अप्रैल टू मार्च बना रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको 18-19 का डिविडेंड मिल रहा है इस साल. सुनना, 18-19 का डिविडेंड मिल रहा है. ये डिविडेंड पुराने साल का डिविडेंड है. क्या बोनस और राइट शेयर्स पे ये डिविडेंड मिलना चाहिए? नहीं, ये हम लिखेंगे. नंबर 2, तो ये किन शेयर्स पर मिलेगा? ओरिजिनल 25,000 शेयर पर. अब सुनना, 20,000 शेयर तो मैंने जनवरी 19 से पहले खरीद रखा है, तो उसके लिए हो जाएगा पोस्ट. बट 5,000 शेयर मैंने जून में खरीदा है, मैंने जून में शेयर खरीदा, ये डिविडेंड लास्ट ईयर मार्च तक का है. तो ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ेगा. Dividend for the year ended 31st March 19 at the rate of 15 was declared by the company and received by Singh on 28 October. कंपनी ने डिक्लेयर किया और सिंह को रिसीव हुआ 20 अक्टूबर को. On 1st November 14 नहीं होगा, बोलो ये क्या होगा? 19. Singh sold 20,000 equity share at a premium of 3 per share. बोलो, प्रीमियम ऑफ 3, 10 + 3, 13 रुपीज में शेयर बेचा. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन 31st December, ईयर एंड was 14. ईयर एंड का मार्केट प्राइस क्यों दिया है? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. मेरे को बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31st December 19 एंड वैल्यू शेयर्स ऑन दैट डेट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के देना है. ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें वापस क्या आ गया? डिविडेंड आ गया. एक कंपनी ने ऑफर दिया 10th अगस्त को और हम लोगों को पेमेंट करके शेयर्स लेना है 30 सितंबर तक. तो फॉरेन इन्वेस्टर व्हाट इज रेलिवेंट? आप जब पेमेंट करोगे और शेयर्स आपको मिलेगा, तो हमारे लिए रेलिवेंट इज 30th सितंबर. हमको ये डेट नहीं दिया, हमने पेमेंट कब किया, तो हम मानेंगे लास्ट डेट पर पेमेंट करके हमने शेयर्स एक्वायर किया. ठीक है, आप 30 सितंबर ले लेना. क्वेश्चन क्लियर है? आइए बनाना शुरू करें. आंसर टू क्वेश्चन 13. वैसे सुनो ना, अगर तुम लोग बोलोगे सर 10 मिनट का टाइम हमें दो, हम खुद ट्राई करेंगे, तो मैं छोड़ सकता हूं 10 मिनट. 10 मिनट छोड़ू मैं? चलो खुद ट्राई करो. अगर आप क्लास में पढ़ लेंगे, आपको घर जाके वापस कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. तो सारे बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप क्लास में ट्राई कर ले. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है? एक्स लिमिटेड. हाँ बोल सर, बोल के छोड़ दिया.
30 सितंबर ले लीजिए पेमेंट डेट। ये नहीं लिखना, तुम ये लिखते प्री इतना पोस्ट इतना, फिर तुम सीधा वहां दिखा सकते। एक मैंने नोट लिखा है, ये नोट आप सब लिखेंगे, हाँ बाद में लिख लीजिएगा खत्म होने के बाद, बट ये नोट लिखना है। बोनस एंड राइट शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू लास्ट ईयर्स डिविडेंड as they are new shares issued during the current year. दिव्यम तुम यही पूछ रहा था, बोनस और राइट शेयर पे डिविडेंड कभी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं पुराना डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर करंट ईयर का डिविडेंड, फ्यूचर का डिविडेंड है, वो सब मिलेगा, पुराना साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। पहले कर ले, बाद बाकी सब दिखा।
आप बाद बाकी सब कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। डिविडेंड कॉलम को जब बैलेंस करेगा तो डिविडेंड कॉलम में तो पोस्ट वाला ही है ना। डिविडेंड कॉलम में जो तुम डिविडेंड दिखाया है वो तो सिर्फ पोस्ट वाला है, तो वही पीएल में जाएगा। कि राइट और बोनस पे डिविडेंड मिला है या नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, हमने ये अज्यूम किया। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो हमने लिखा है। मतलब ये ऐसा एज सच रूल नहीं है, आपको लिखना चाहिए। पिछले सम में लिखा हुआ था नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दी शेयर, इस क्वेश्चन में वो बात मिसिंग। हाँ, 3 पर यूनिट पर शेयर। सेल के टाइम प्रॉफिट कितना? प्रीमियम 3 पर शेयर है दीदी, मतलब 13 पर बिकेगा। प्रॉफिट तो आप कॉस्ट से कैलकुलेट करोगे। सुनना, एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो। सर राइट शेयर जो है
शेयर होल्डर ज्यादा प्राइस पे खरीद रहा है लेकिन रिनाउंस कम प्राइस पे क्यों कर रहा है? राइट शेयर होल्डर ज्यादा प्राइस पे खरीद रहा है, मतलब कंपनी से खरीदेगा तो 20 रुपया लगेगा, तो रिनाउंस 1.5 रुपया पे क्यों कर रहा है? रिनाउंसमेंट और शेयर खरीदना दोनों अलग अलग बात है। सुनना, निको पार्क वाला कूपन का एग्जाम्पल याद है? मान ले 800 रुपए का निको पार्क का एंट्री फी है, ठीक है। कूपन मेरे को इंटाइटल करता है, बातचीत बंद, कूपन मेरे को इंटाइटल करता है कि मैं 500 में एंट्री कर सकता हूं, मतलब कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 300 का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप खुद वो कूपन यूज करके निको पार्क जाओगे और मैं आपसे पूछूंगा निको पार्क गए कितना रुपया खर्चा हुआ, तो तुम बोलोगे सर 500 रुपया मेरा खर्चा हुआ निको पार्क जाने का, क्योंकि उसका 500 रुपया मेरा टिकट पड़ा, क्योंकि मेरे पास कूपन था। मैं तुमको बोलूं तुम मत जाओ, किसी और को ये निको पार्क का कूपन बेच दो, तो कितने में बेचोगे? 500 रुपए में। कोई खरीदेगा? बोलेगा 800 रुपया तो टोटल निको पार्क का टिकट है, 500 हम तेरे को देंगे, 500 निको पार्क को देंगे, तो मेरा फायदा क्या हुआ? रिनाउंसमेंट मनी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिस्काउंट द सामने वाला पर्सन इज गेटिंग। यहां पे निको पार्क के एग्जाम्पल में डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है? 300 रुपए का। तो रिनाउंसमेंट मनी हम 100, 150, 200 कुछ फिक्स कर सकते हैं, दरमुलाई करेंगे हम लोग दोनों। मैं बोलूंगा यार 200 रुपया दे दे, बोला नहीं यार 200 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 180 ले ले, तो हम लोग एक बात पे बैठेंगे और उसको खत्म करेंगे। तो रिनाउंसमेंट मनी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कितना सस्ते में सामने वाले को शेयर मिल रहा है, उतना वो कंसिडरेशन देगा आपको। तो रिनाउंसमेंट मनी सुप्रिया और शेयर होल्डर जिस दाम पे परचेज कर रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 5000 शेयर पे डिविडेंड प्री एक्विजिशन मिलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5000 पे प्री एक्विजिशन होगा। आइए मैं डिस्कस करता हूं, 10 मिनट हो गए आपके। एवरीवन सामने, डोंट टॉक। मेरे को बताइए ना, 1 जनवरी 19 कितने शेयर्स थे हमारे पास? 20,000। और बुक वैल्यू क्या दिया हुआ है? 16 रुपया, यानी 3,20,000। फिर मैंने 1 जून को और शेयर्स खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 5,000। एक एक शेयर कितने का पड़ा? 14 रुपए का, तो टोटल 70,000 हो गया। प्रीमियम ऑफ 4 मतलब 10 का फेस वैल्यू, 4 एक्स्ट्रा, 14 रुपए पे मैंने शेयर खरीदा। इसके बाद मेरे को बोनस शेयर मिला। बोनस शेयर 2 अगस्त को मिला। बोलो कितना शेयर्स? 25,000 पे 1/5, 5,000। कॉस्ट कितना? 0। ठीक। इसके बाद कंपनी ने राइट अनाउंस किया, वर्किंग नोट 1, राइट शेयर्स। बता मेरा राइट इंटाइटलमेंट कितना है? सर 30,000 शेयर्स आपके पास है, 1:3 आपका राइट इंटाइटलमेंट है, तो 10,000 शेयर्स का आपके पास राइट है। ठीक है, बता मैंने कितना सब्सक्राइब किया? राइट्स सब्सक्राइब्ड 50%, 5,000 शेयर्स। कितने रुपए में खरीदने की बात हुई? 15 रुपीज पर शेयर। अगर मैंने 5,000 शेयर खरीदा है तो बता इसकी जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमको बताया नहीं किस दिन पेमेंट करके हमने शेयर्स खरीदा, तो मैं लास्ट डेट मान रहा हूं उस दिन हमने पेमेंट किया। 5,000 शेयर खरीदा, कॉस्ट 75,000। बता बैलेंस राइट क्या हुआ? रेनाउंस, राइट रेनाउंस्ड 5,000 शेयर्स एट द रेट 1.5 पर शेयर। बता रेनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड 7,500। ये मेरे लिए क्या है? इनकम। और ये कहां जाना चाहिए? पीएल में। इज एन इनकम एंड शैल बी क्रेडिटेड टू पीएल। कोई प्रॉब्लम? एकदम सेम काम कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद बता क्या हुआ? इसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ। अब ये ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को डिविडेंड पर डाउट है। सारे बच्चे एकदम अच्छी तरीके से ये डिस्कशन वापस सुने। मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट आपने सबने लिख लिया कि डिविडेंड राइट और बोनस शेयर्स पर हमको नहीं मिलेगा।
बताना राइट और बोनस को हटा दूं तो मेरे पास और कितने शेयर्स बचे? 25,000 शेयर्स। इसी के ऊपर मेरे को डिविडेंड मिलेगा। सबसे पहले ये समझो डिविडेंड मिलेगा किस पर? 25,000 शेयर पर मिलेगा। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं डिविडेंड रिसीव्ड 25,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपया। रेट क्या है डिविडेंड का? 15%। मैं बोलूं 1.5 पर शेयर, 1.5 पर शेयर बोल सकता हूं, 37,500। अब सुनना, ये डिविडेंड मिल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ईयर 18-19, दैट इज 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 वाले प्रॉफिट से मिल रहा है। पहले यह समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोला है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। व्हाट इज ईयर एंडेड 31 मार्च 19? 2018-19 का बात कर रहा है। मेरे को 18-19 वाले साल का ये डिविडेंड रिसीव हो रहा है। सुन, इस 25,000 शेयर में ना, इस 25,000 शेयर्स में 20,000 शेयर्स मेरे पास पहले से था, परचेस्ड बिफोर 1 जनवरी 19, पहले से खरीदा हुआ था। और 5,000 शेयर मैंने परचेज किया ऑन 1/6/19। अब डेट देख के बात करो। इसमें हमने शेयर्स खरीदा 1 जून 19 को, इस साल 19-20 में। डिविडेंड मेरे को मिल रहा है 18-19 का। तो बोलिए इसका डिविडेंड को मैं क्या बोलूंगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। समझ रहे हो बात? शेयर खरीदा मैंने 31 मार्च 19 के बाद और मेरे को डिविडेंड मिल रहा है लास्ट ईयर का 18-19 का। तो ये मेरे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड 5,000 इंटू 1.5, 7,500। और ये डिविडेंड मेरे लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि शेयर्स पहले से खरीदा हुआ था, 20,000 इंटू 1.5, बोल कितना? 30,000 रुपीस। बात क्लियर है भाई? दीदी बात क्लियर है? एक बार थोड़ा सा डेट्स पर ध्यान दो, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। शेयर्स खरीदा हुआ था पहले से, डिविडेंड उसके बाद मिल रहा है, बाद के प्रॉफिट से मिल रहा है, पोस्ट एक्विजिशन। शेयर्स इस साल खरीदा, डिविडेंड लास्ट ईयर का मेरे को मिल रहा है, तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है? अब गंदे गंदे ख्यालात मन में आ सकते हैं, सर यही शेयर अगर 1 फरवरी को खरीदा होता तो? हो सकता है ना, 1 फरवरी को भी तो खरीद सकते हैं। अब 1 फरवरी क्या 31 मार्च 19 से पहले है? अगर पहले खरीद लिया तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, पोस्ट एक्विजिशन बोल के अकाउंट फॉर कर लेना। हम लोग 1 दिन 2 दिन 1 महीने का हिसाब नहीं रखेंगे। मैंने शेयर्स पहले से खरीद रखा था, उसके बाद मेरे को डिविडेंड मिला पुराने साल का, मैं उसको क्या मानूंगा? पोस्ट एक्विजिशन। सिर्फ एक ही केस को प्री मानो, शेयर्स खरीदा इस साल, डिविडेंड मिला लास्ट ईयर का। अगर शेयर मैंने लास्ट ईयर ही खरीद लिया था और डिविडेंड लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो उसको प्री एक्विजिशन मत मानो, पोस्ट एक्विजिशन मान के अकाउंट फॉर करो। एकदम देख, क्लियर कट दिख रहा है। शेयर्स कब खरीदा? 1 जून को। डिविडेंड कब, कौन सा पीरियड का है? इससे पहले के पीरियड का है, तभी ये प्री लेना, नहीं तो प्री मत लेना। क्लियर है बात? एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए हमको। बता इसको कैसे लिखूं मैं? आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, नोट्स में समझा के लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट्स में एक एक लाइन आपको पूरा एक्सप्लेन, आप ऐसे समझा के भी लिख सकते हो। बता मैं यहां कैसे लिखूं? डेट बताना कब मिला? 20 अक्टूबर 2019 बाई बैंक। पहले बता कितना कॉस्ट का रिडक्शन? 7,500। और कितना इनकम? 30,000। 7,500 इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड 30,000 इज इनकम। इनकम पीएल में ईयर एंड पे डालेंगे। जब ईयर एंड पे हम लोग डिविडेंड कॉलम को बैलेंस करेंगे तब पीएल में डाल देंगे। और तेरा वाला डाउट भी क्लियर है? खाली डिविडेंड कॉलम वाला ही पीएल में जाएगा और वो पोस्ट एक्विजिशन है। डन है बात? आगे चलूं? अब डिविडेंड क्लियर है और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो, ऐसा हो क्यों रहा है? क्लियर कट दिखाई दे रहा है, परचेज इस साल खरीदा, डिविडेंड पुराने साल का है, तो प्री एक्विजिशन। आगे चले हम, नोट 3। बोलिए इसके बाद क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बेचा हमने 1 नवंबर को बाई बैंक। कितना शेयर बेचा रे?
20,000 शेयर, कितना रुपए में बेचा रे? 13 रुपए। मैं लिखूं 2,60,000। अब मेरे को इसका क्या कैलकुलेट करना होगा? प्रॉफिट लॉस। चलो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 20,000 शेयर्स। सेलिंग प्राइस बोल 2,60,000 लेस कॉस्ट ऑफ 20,000 शेयर्स। चल बता कितना कितना कब कब खरीदा? 3,20,000 एक कॉस्ट हो गया, 70,000 एक कॉस्ट हो गया, एक हो गया 0, एक हो गया 75,000। कोई रिडक्शन है क्या? 7,500 का रिडक्शन। ये भूल जाता है बच्चा, ठीक है, ये भूलना नहीं है। कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स 35,000 इंटू 20,000। पहले पर यूनिट निकालना, हां पर यूनिट आगे काम आ जाएगा। वो आ रहा है 13.0714 इंटू 20,000, 2,61,429। तो बता लॉस 1429। लॉस आ गया 1429। 2829 एक ही बात है, 1 रुपए के लिए वो सब टेंशन मत लेना। 2829 दोनों मेरे लिए सेम चीज है। चल ऊपर लिखने जा रहा हूं। मैंने बाई बैंक 260 लिख दिया। लॉस हुआ है तो कैसे लिखूं? बाई पीएल 1429। एक आध रुपया ऊपर नीचे चलेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशंस यूज कर रहे हो। क्वेश्चन कंप्लीट। अब सीधा क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर बाई बैलेंस सीडी। पहले नंबर्स कॉलम को बैलेंस कर। 35 था, 20 बेच दिया, बोल कितना बचा? 15,000। अब 15,000 का कॉस्ट मेरे पास है। ईयर एंड पे मार्केट वैल्यू 14 दिया हुआ है, कॉस्ट 13, मार्केट वैल्यू 14। तो किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे। नीचे लिख देता हूं नोट 4, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट ईयर एंड। सर नोट लिखना पड़ेगा? यस, इसके बिना मार्क्स नहीं है एग्जाम में। कॉस्ट बता 13.0714, फेयर मार्केट वैल्यू बता 14, assuming investments to be current investments, assuming investments to be current investments, they shall be valued at lower of the two. They shall be valued at lower of the two, that is rupees 13.0714, lower of cost or fair market value. मतलब कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है। आप नॉर्मल बैलेंस निकालो, आपका काम हो जाएगा। और जब बैलेंस को चेक करोगे तो वो 13.0714 ही आएगा कॉस्ट। बैलेंस कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 196,071 आ रहा है क्या? एक बार डिवाइड करके देख तो वही आ रहा है क्या? 13.0714 डिवाइड करके देख, वही आ रहा है क्या? 13.0714 वही आएगा। अब डिविडेंड कॉलम को बैलेंस करो, जो इनकम है वो कहां जाएगा? पीएल में। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, किसका एकदम सही सही बना? वेरी गुड, गुड। और जिनका नहीं बना टेंशन नहीं, आगे बन जाएगा, धीरे धीरे होगा। 60% सही होगा, 80% सही होगा, 90% होगा, और एक बार देखेंगे आपका 100% सही होने लग जाएगा।
हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, सब फर्स्ट टाइम में पूरा कर पाए कभी जरूरी नहीं है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। नोट लिख लीजिए ना आप, जिन्होंने नहीं लिखा, और जिन्होंने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अभी कौन सा किया? तेरा किया ना 14। क्वेश्चन 14, वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्वेश्चन को। अब तुमको एक लेवल और छोड़ रहा हूं। अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था, फिर तुमको बोला था तुम करो। अब मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, वो तुमको पढ़ना है, तुमको ही दिमाग लगाना है, तुमको ही सोल्यूशन करना है। 15 मिनट्स। सुप्रिया आप क्लियर है आपको? निखिल धीरे धीरे आएगा बाबू। क्या हो गया? धीरे धीरे आएगा, उस पर हंस रहा है तुम लोग। हम कॉन्फिडेंस का बात कर रहे थे। चलिए, क्वेश्चन 14 आप ट्राई करेंगे। 15 मिनट्स का मैं टाइम दे रहा हूं। आपको ही पढ़ना है, आपको ही ट्राई करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो गलती हो या शहीद हो जाओ इस क्वेश्चन में तो डरना मत, अच्छी बात है। अच्छे क्वेश्चन में तो शहीद हो ही सकते हो। हाँ, शहीद मतलब ना हो पाई तुमसे।
क्या चीज का? पूरा पोस्ट। डेट्स देखो आप। क्वेश्चन डिस्कस करूं मैं? कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगा। जो सेल कर दिया उसको हटाना है। 16,000 डिवाइडेड बाई 16। आइए बातचीत शुरू करते हैं। आप लोग बातचीत करें बंद। ये सच में 3 स्टार सम है एंड क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे और आपकी सारी बातें गलत हो जाएंगी। क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। एक, राइट शेयर्स का नंबर्स कैलकुलेट करना, और दूसरा डिविडेंड का ट्रीटमेंट। ये 2 क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज है। और एक बोल सकते हो कॉस्ट का कैलकुलेशन लास्ट में, क्योंकि बीच में एक सेल हुआ, लास्ट में भी एक सेल हुआ। वो इजी है, मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में काफी अच्छी चीजें हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आइए शुरू करें। बताइए 1 अप्रैल को हमने क्या किया? शेयर्स परचेज किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना शेयर्स परचेज किया रे? 20,000। कितने में? 30,000 रुपए में। फिर इसके बाद बोला 15th में को कुछ शेयर्स हमने बेच दिया। 15th में बाई बैंक। कितना शेयर्स बेचा? कितने में बेचा? 7,600। अब सुनना, अगर शेयर बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। मैं ना फटाफट इस 4,000 का कॉस्ट तुमको बता रहा हूं। 30,000 बाई 20,000 इंटू 4,000, 6,000 कॉस्ट है। बेचा 7,600 में, तो 1,600 का प्रॉफिट है। 15th में को 1,600 का प्रॉफिट। हाँ, दिखाना जरूरी है, इससे तुमको आगे फायदा होगा। आगे जब जाएंगे तुमको फायदा होगा। तो मैं वर्किंग नोट दिखा रहा हूं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑन 15th में मेरे को बता। सेलिंग प्राइस 7,600, कॉस्ट ऑफ 4,000 शेयर्स 30,000 इज कॉस्ट ऑफ 20,000 शेयर। तो पर शेयर बताएगा 1.5 इंटू 4,000 शेयर, तो ये हो जाएगा 6,000। 1,600 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते हैं। एट अ मीटिंग ऑन 15th June द कंपनी डिसाइडेड to make bonus issue of 1 fully paid up share for every 4 shares held, 1 for every 4 shares held
ऑन 1 जून 2017, 1 जून 17 के दिन आपके पास जितना शेयर्स होगा 1 जून 17 के दिन, उसके ऊपर 1 फॉर एवरी 4 बोनस। बता 1 जून को हमारे पास कितना शेयर्स था? सर 20 था, 4 बेच दिए मई में, तो कितना बचा? 16,000 शेयर। 16 में 1 फॉर एवरी 4, 4,000 बोनस मिलेगा। तो मैं बोनस लिख रहा हूं। डेट अगर बोनस का दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो मैं डैश कर देता हूं, डैश कर देता हूं, कोई बात नहीं। बोनस 15 को तो मीटिंग हुआ, मीटिंग में ही थोड़ी शेयर्स मिल जाएगा। 15 को तो मीटिंग हुआ है। 16,000 इंटू 1/4, 4,000 शेयर्स। कॉस्ट वोल इसका कितना होगा? 0। अब नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना है। एक बच्चे ने तो कैच कर लिया था, लेट्स सी आप कैच कर पाए कि नहीं। टू गिव इट्स मेंबर द राइट टू अप्लाई फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून 17। वेरी गुड। वापस देख क्या बोला, 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून। वापस कौन सा दिन वाला शेयर देखना है? 1 जून वाला। क्या 1 जून के दिन आपको बोनस शेयर मिल चुका था? नहीं, यानी 1 जून के दिन मेरे पास जो 16,000 शेयर था ना, उस पर ही मेरे को राइट मिलेगा। अभी तक लास्ट क्वेश्चन तक क्या किए थे पता है? पहले बोनस मिल जा रहा था, तो जब राइट शेयर्स निकाल रहे थे तो बोनस वाला शेयर्स भी इंक्लूड करके निकाल रहे थे। इस बार क्वेश्चन क्लियरली बोला आपको राइट शेयर्स मिलेगा 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून 17। तो जितना 1 जून के दिन आपके पास शेयर्स होगा उस पर 1 फॉर एवरी 5 मिलेगा, बोनस पर नहीं मिलेगा। बट मजे का बात सुन, इंस्टीट्यूट यहां पर तुम्हारे साथ गंदगी किया, बट आगे क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए तुमको जब बोला ना शेयर्स कितना सब्सक्राइब किया, परसेंटेज नहीं दिया, सीधा बोला 2,000 शेयर खरीदा। अगर दे देता 50%, समझा, तेरे साथ खेला कर देता हूं। मेरा बात समझ रहे हो? तुमको आगे क्वेश्चन इजी करने के लिए वो बोला 2,000 शेयर हमने खरीदा है, ऐसा नहीं बोला 50% खरीदा 50 बेच दिया। वो बोलता तो तुम्हारा नंबर गलत हो जाता। तो मतलब अगर कोई बच्चा गलती करेगा बिना तो उसका सिर्फ आधा 1 मार्क जाएगा रिनाउंसमेंट मनी का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसका तो भी सही होगा। अगर कोई बच्चा इस लाइन को सही से इंटरप्रेट नहीं भी कर पाएगा तो भी उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट आगे सही हो जाएगा, क्योंकि शेयर जब खरीदेगा तो 2,000 शेयर बोला है खरीदते। मेरा बात समझा? इंस्टीट्यूट कहीं पर तुमको टफ करेगा तो आगे जाकर उसमें ऐसा वे आउट देगा कि वो काम इजीली हो जाए। हाँ, रिनाउंसमेंट मनी तुम्हारा गलत निकलेगा फिर, क्योंकि तुम अगर 4,000 शेयर निकालोगे, 2,000 खरीदा, तो तुम बोलोगे रिनाउंस कितना हुआ? 2,000, वो गलत है, 1,200 रिनाउंस होगा। बोल क्लियर है सबको? तो यहां पे कौन सी बात अच्छी लिखी हुई थी? हेल्ड ऑन 1 जून। अंडरलाइन दिस, हेल्ड ऑन 1 जून। अगर ये नहीं लिखता ना तो मैं बोनस इंक्लूड करके टोटल शेयर पर 1 फॉर एवरी 5 करता। बोला है तो मेरे को 1 जून का शेयर होल्डिंग ही देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चल बता, मेरे को हेल्प कर। वर्किंग नोट 2, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स। बता राइट इंटाइटलमेंट 16,000 इंटू 1 फॉर एवरी 5, 3,200 शेयर्स। राइट सब्सक्राइब्ड, राइट सब्सक्राइब्ड 2,000 शेयर्स। तो राइट्स रिनाउंस्ड 1,200 शेयर एट द रेट ऑफ 0.4। तो बता रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड ₹480। ये क्या है हमारे लिए? इज एन इनकम एंड शैल बी क्रेडिटेड टू पीएल। कुछ कुछ बच्चों का यहां पे 800 आ गया होगा, बस यही गलती होगी आपसे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गलती क्यों नहीं होगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया। अगर बोलता ना 50% परचेज 50% रिनाउंस, तो तुम गलती हो जाता वहां पे। तो वहां गलती नहीं होगा, बट तुम यहां जरूर गलती करोगे अगर तुमने 4,000 शेयर पे खेला है। क्लियर है बात को? अब मैं शेयर्स खरीदूंगा, बताना किस किस दिन पेमेंट करना है। 15 जुलाई, 15 सितंबर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सुन, पेमेंट तेरे को ना राइट शेयर्स के लिए 2 पार्ट में करना है। 75 पैसा 15 जुलाई तक, 75 पैसा 15 सितंबर तक। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा,
वहां पर कंपनी धीरे धीरे पैसा मंगाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कंपनी 2 बार में पैसा मंगाई, 2 बार में पैसा मंगाई तो एंट्री सुन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट ध्यान रखना, शेयर्स 2 बार नहीं मिलेगा, शेयर्स एक ही बार मिलेगा, जिस दिन तुम इनिशियली पैसा दोगे उसी दिन शेयर तुम्हारे डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा, सेकंड बार वापस 2000 शेयर नहीं मिलेगा। तो देख मैं कैसे लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 शेयर, 1500 पेमेंट कर दिया ऑन 15 जुलाई, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 शेयर, शेयर्स में मत लिखना कुछ, 1500 वापस पेमेंट हो गया। अगर कोई बच्चा शेयर्स का नंबर 2 बार लिख देगा तो फिर उसका कैलकुलेशन सब गड़बड़ा जाएगा। तुमको 4000 शेयर नहीं मिलेगा, तुमको 2000 शेयर मिलेगा, बस पेमेंट 2 बार में करना है। बोलो क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 बार एंट्री होगा, नंबर से एक ही बार आएगा। दीदी ये हमारा आज लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आज आपको कोई बैकअप नहीं देखना है, ठीक है? खाली यही क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोलो यहां तक ठीक है, क्लियर है, पक्का? अब मैं आगे चलता हूं, बोनस हो गया, ये हो गया। देख एक लाइन बोला, द शेयर्स अंडर 1 and 2 वेर नॉट टू रैंक फॉर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ये जो आपका बोनस और राइट शेयर्स है ना, इस पे आपको 2017 वाले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्लियरली आपको कट एकदम बोल दिया, नहीं देना है। राम रिसीव्ड बोनस शेयर एंड टुक 2000 शेयर्स अंडर राइट, पेइंग सम ड्यू देयर ऑन व्हेन ड्यू, जब जब ड्यू हुआ पेमेंट कर दिया, एंड सेलिंग द राइट्स ऑफ द रिमेनिंग शेयर एट 0.4 पर शेयर, द प्रोसीड्स वे रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर। राइट्स बेच दिया और हमको पैसा मिल गया 30 सितंबर को। इसका कोई एंट्री करना नहीं है, इसीलिए वहां दिखाई नहीं देगा। अब यहां पे नेक्स्ट लाइन, अच्छा, ऑन 15 मार्च 18 राम रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम अयोध्या लिमिटेड ऑफ 15% इन रेस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। अयोध्या लिमिटेड का सुन अकाउंटिंग क्या हो रहा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अयोध्या लिमिटेड कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड ये है, कंपनी तुमको इस पीरियड का डिविडेंड दे रहा है 15 मार्च को। क्या हो सकता है, ये पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया। हमने शेयर्स कब खरीदा था बताना, ओरिजिनल वाला 1 अप्रैल 2017। मैंने 2017 में ही शेयर्स खरीद लिया था, तो बताइए ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है, पोस्ट एक्विजिशन है। यहां पे कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं है। मैंने शेयर 2017 में खरीद लिया था और डिविडेंड भी 2017 का मेरे को मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा डिविडेंड कौन सा है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सर ऐसे नहीं कर सकते, 3 महीना प्री, 9 महीना पोस्ट, ये सब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर कि पहला 3 महीने के प्रॉफिट से इतना मिला, लास्ट 9 महीने के प्रॉफिट से इतना मिला। तो बेटर है, मैंने क्या बोला था, खरीदा लास्ट ईयर, डिविडेंड भी लास्ट ईयर का, तो पूरा का पूरा डिविडेंड क्या मानेंगे, पोस्ट। प्री खाली एक ही केस, खरीदा इस साल, डिविडेंड कब का मिल रहा है, लास्ट ईयर का। तो यहां पे जो डिविडेंड आपको मिलेगा ना, वो प्री एक्विजिशन नहीं होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन। तो देखना मैं डिविडेंड की एंट्री कर रहा हूं, कब मिला हमको, 15 मार्च को, बाई बैंक। कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा रे, 16,000 शेयर पे। एक एक शेयर पे कितना डिविडेंड, 1.5। फेस वैल्यू 10 रुपया है क्या, फेस वैल्यू 1 रुपया है, इंटू 1 इंटू 1.5, बोलो कितना, 24,000 का डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन। 16,000 ओके, इंटू 15% है ना, सॉरी 1.5 क्यों लिखा, 15%, 2400 होगा रे। 16,000 इंटू 1 रुपया इंटू 15%, 2400। सुनिए, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो कौन से कॉलम में चला गया, डिविडेंड कॉलम में चला गया। अभी शेयर्स कब खरीदा था, 2017, डिविडेंड भी कौन से साल का है, 2017, तो कौन सा डिविडेंड, पोस्ट। अगर मान ले ऐसा होता, शेयर्स खरीदा होता 1 जनवरी 18, डिविडेंड मिलता 2017 का, तब प्री एक्विजिशन हो जाता, क्योंकि शेयर्स इस साल खरीदा, डिविडेंड पुराने साल का मिल रहा है। बट शेयर्स मैंने लास्ट ईयर खरीदा था और डिविडेंड उसी साल का मिल रहा है, तो ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर है बात। इसके बाद मेरे को बोला गया ऑन 30 मार्च हमने 14,000 रुपया रिसीव किया ऑन सेल ऑफ 10,000 शेयर्स। 30 मार्च बाई बैंक, कितना शेयर्स बेचा, 10,000, पैसा कितना मिला, 14,000। क्या मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा,
आइए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 10,000 शेयर्स। सेलिंग प्राइस बोलना कितना, 14,000। कॉस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स। अब देख इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, बता। मेरे पास पहले कितना शेयर्स था, 20, बट 20 में तो 4 बेच दिया ना, तो 4 हटाई दे, कितना बचा, 16,000। 16,000 शेयर का कॉस्ट मैंने निकाला था 1.5। सीधा यहीं से शुरू करो ना, क्यों तुम 20 माइनस 4 करना चाहते हो, सीधा बोलो ना 16,000 शेयर जिनका कॉस्ट 1.5 था। उसके बाद मेरे पास मेरे पास बोनस शेयर्स आया जिसका कॉस्ट 0। फिर मेरे पास राइट शेयर्स आया जिसका कॉस्ट 3,000 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स। टोटल शेयर सुन, 16,000 प्लस बोनस कितना 4,000, राइट कितना 2,000। 16,000 इंटू 1.5 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स कितना 22,000, 1.2273 इंटू 10,000, 12,273। बोलो इस बार प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 1727। वो 1.5 काम आया, समझ में आया कैसे? या तो पहले तुम पूरा 20,000 का लेते फिर 4,000 माइनस करते, उससे बेटर था 16,000 का ले लो। ये रहा 1.5 जो ओरिजिनल शेयर्स खरीदा था। 20 टोटल खरीदा था, 4 बेच दिया, तो बचा कितना 16। यानी ये जो 10,000 बिका है ये उस 16,000 से बिक सकता है, या 4,000 बोनस से बिक सकता है, या 2,000 राइट से बिक सकता है। तो मैंने 16,000 का कॉस्ट 1.5 ले लिया। 6,000 करेक्ट, एक ही बात है। 30 माइनस 6 कर लो या सीधा ऐसे लिख लो, डन है बात। बच्चा बोल रहा है सर ऐसे लिख सकते हैं, 30,000 टोटल कॉस्ट था, 6,000 का शेयर्स बेच दिया था, ये देखो 6,000 ये रहा, तो अल्टीमेटली वही 24 ही बचेगा 16,000 इंटू 1.5। वो इजी है ज्यादा सोचने में। 16,000 शेयर कॉस्ट 1.5, फिर नया शेयर खरीदा डिवाइडेड बाई टोटल। बोलो प्रॉफिट आया तो कैसे लिखूं, तो माइनस करना पड़ेगा ये सब। ये 600 माइनस होगा, 1600 प्लस होगा, अल्टीमेटली 6,000 ही हो जाएगा। ठीक है, चल बता 2PL कैसे लिखूं, सॉरी 2PL लिखना पड़ेगा ना। 2PL बोल कितना 1727। क्वेश्चन खत्म। 31 मार्च बाई बैलेंस CD। बोल टोटल 26,000 शेयर था, 14 बेच दिया, 12 बचेगा। कॉस्ट कॉलम को भी बैलेंस कर ले नॉर्मल। 30,000, 1,600, 1,500, 1,500, 1,727, 36,327 माइनस ये मेरा आ रहा है 14,727। एक बार डिवाइड करके देखो तो क्या आ रहा है कॉस्ट, वही आ रहा है क्या 1.2273। यही वो कॉस्ट है जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था 1.2273, तो अपने आप आ जाएगा वो। और डिविडेंड कॉलम को बैलेंस करूंगा, जो मेरा 2,400 डिविडेंड इनकम है वो कहां जाएगा, PL में। तो इस क्वेश्चन में गलती होने की जगह नंबर 1 राइट इंटाइटलमेंट, जगह नंबर 2 डिविडेंड, जगह नंबर 3 लास्ट का कैलकुलेशन। 3 जगह पर आप मिस्टेक कर सकते हो, एक राइट एंटाइटलमेंट का कैलकुलेशन, एक डिविडेंड का ट्रीटमेंट प्री या पोस्ट, एंड तीसरा आप गलती करोगे फाइनल जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट किया। हाँ कौन सा राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, एक सेकेंड सुनना वापस। बोला राइट शेयर्स हमको कंपनी ने दिया है 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून। मेरे पास जितना 1 जून के दिन शेयर होगा उसके ऊपर 1 फॉर एवरी 5। आप बताइए 1 जून को आपके पास कितने शेयर्स थे, पहले 20 था,
4 बेच दिया 16,000, तो 16,000 पे 145 हमको मिलेगा, तो कितना मिलेगा 3200। उसमें 2,000 मैंने खरीद लिया, क्वेश्चन बोला आगे जाके 2,000 शेयर हमने खरीद लिया, तो रिनाउंस कितना किया, धन्यवाद। इस बार 2,000 देने से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट सही हो जाएगा, ये समझ में आया। अब एग्जाम में मान लो इसी को ऐसे बोले, टुक हाफ ऑफ द राइट शेयर्स, तब फिर तुम अगर वो गलत निकालोगे तो तुम्हारा वो हाफ भी गलत हो जाएगा, गलती आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक जगह टेक्निकल बनाया तो दूसरा जगह इजी कर दिया कि सीधा 2,000 ले लेना, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो लेंगे आप। क्वेश्चन 5 होमवर्क, इसमें दोनों है फिक्स्ड और वेरिएबल, घर पे ट्राई करना है। होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन 5। अगर 1 अप्रैल को ओपनिंग होता मतलब तो उससे भी पहले खरीदा हुआ है, आ सकता है। बट हमने क्या डिस्कस किया, हम डिविडेंड को कभी टाइम बेसिस पर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है ना एग्जैक्टली किस प्रॉफिट से डिविडेंड दिया गया है, तो हम टाइम बेसिस पर नहीं जाएंगे। हमने देखा लास्ट ईयर खरीदा हुआ था, डिविडेंड लास्ट ईयर का है, तो पोस्ट एक्विजिशन हम लोग डिविडेंड में टाइम बेसिस नहीं करेंगे, अनलेस हमारे पास इंफॉर्मेशन हो किस पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा पीरियड से डिविडेंड बांटा, वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास वो सब इंफॉर्मेशन नहीं होती। ऑनलाइन बाय। देते देते क्योंकि 2017 वाले साल का डिविडेंड है और ये शेयर 2017 में इशू हो रहा है, तो देते। पुराना होने से नहीं देते, करेंट ईयर का है, फ्यूचर का है, वो तो मिलेगा डिविडेंड। नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड इस साल का, खरीदा भी इस साल, तो पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक ही बोला, खरीदा इस साल, डिविडेंड पुराना साल, पहले का डिविडेंड। और अगर डिविडेंड भी इस साल का खरीदा इस साल, तो पोस्ट, जैसा इस क्वेश्चन में। द प्रोसीड्स वाला ये इसका बात कर रहा है, रिनाउंसमेंट बनेगा। प्रोसीड्स मतलब पैसा, तो जो हमने शेयर रिनाउंस किया उसका पैसा मेरे को 30 सितंबर को मिला। बोनस शेयर्स का डेट नहीं दिया कब रिसीव हुआ, तो हमने डैश दे दिया कि बोनस का डेट नहीं। इसमें अगर पूछे कि जो राइट इशू का पेमेंट डेट था, उसमें तो ड्यू तो सर 15 पता नहीं, डेट आपको पता नहीं एग्जैक्टली, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो डेट पे डैश दे दो, या 15 जुलाई 15 सितंबर, दोनों चलेगा। आप डैश भी देंगे तो, क्योंकि एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता। तो नॉर्मली फिर वहां बोल ही देता है कि इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर एकदम साल के एंड के आसपास हो रहा है और आपको एक्चुअली बोनस इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वापस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना उसी साल का डबल हो जाता है, इसीलिए कंपनी पहले ही मना कर देती है। बट मान ले साल के शुरू के आसपास हुआ बोनस और राइट, तो करंट ईयर का डिविडेंड कंपनी बोलती है जो मिलेगा वो सबको मिले। बोल रहा है बाई प्रोडक्ट जनरली